देश का सर्वोच्च कानून है, संविधान से ही हर देश चलता है। नीति के अंतर्गत अश्वेतों पर प्रतिबंध। देखिए दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम। नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह के आधार पर मुकदमा चला। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा। नेल्सन की दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्या है, जान लीजिए। हम सभी लोगों को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रमुख कार्य क्या है, संविधान जो बना उसका कार्य क्या है, पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। भारत के जो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हो, इसीलिए भारत का संविधान जो 26 नवंबर को लिखा गया था फिर भी 2 महीने तक रोक कर रखा गया और 26 जनवरी 1950 को। ये संविधान की विशेषता क्या है कीजिएगा, जान लीजिए। वीडियो लंबा है लेकिन बट बहुत काम के लायक है। देने वाले शब्द भारतीय संविधान को जो दिशा निर्देश देता है, हमारे यहाँ विपक्ष की भी भूमिका बहुत असरदार होता है। साथियों नमस्कार, मैं बलराम और आप लोग देख रहे हैं मेरे कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है कि सामाजिक विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है वो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं और पॉलिटिकल साइंस का हमारा दूसरा का चैप्टर। इससे पहले हम लोग पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। और जान लीजिए जो लोगों को इस प्रकार का नोट्स चाहिए वे लोग हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वे लोग हमारे इस नंबर पे, जो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को ये नोट्स लेना है, इसका कुछ मिनिमम फी रखा गया है, मात्र 199 रुपया, पूरा फुल सब्जेक्ट का फुल PDF, ठीक है। अब देखिए हम लोग आज हम बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। जान लीजिए आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उससे हमको यह समझ में आएगा कि हमारा भारत का संविधान निर्माण कैसे हुआ था और दुनिया में और भी देशों का संविधान निर्माण करने का स्वरूप क्या था, ठीक है। तो चलिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया का सबसे पहला नंबर पॉइंट को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला मेरा पॉइंट आ गया है कि संविधान। अब देखिए हमारे देश चाहे किसी भी देश का संविधान जो होता है वो संविधान क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो संविधान लिखित नियमों का एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं यह देश का सर्वोच्च कानून है। देखिए संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, संविधान से ही हर देश चलता है। संविधान नहीं रहे तो हमारा देश चलाना असंभव वाली बात है, ठीक है। संविधान लोगों के बीच संबंध और लोगों के बीच सरकार का संबंध तय करता है। संविधान लोगों को संबंध और सरकार के बीच भी संबंध लोगों का तय करता है। यह देखिए हमारे भारत का संविधान का जो प्रथम पेज है जिसमें सत्यमेव जयते है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की विजय होती है, ठीक है। और देखिए हमारे देश का संविधान में रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका का यह व्यवस्था यूरोप में गोरे लोगों में ला दी थी। अब देखिए क्या होता है इसको सबसे पहले समझिए। तो दक्षिण अफ्रीका को भी जो है इंग्लैंड वाले ने गुलाम बनाया था, दक्षिण अफ्रीका को भी, ठीक है। अब जब इसको गुलाम बनाया था तो वहां पे दक्षिण अफ्रीका के लोग जो थे वो लोग कैसे थे, तो वे लोग काले थे, ठीक है। वे लोग काले थे और अंग्रेज अपने आप को गोरे बोलते थे, जान लीजिए। और वहां पे जो दक्षिण अफ्रीका में जाके जो इंग्लैंड वाले बस गए थे गोरे लोग, ठीक है, तो वहां पे रंग भेद वे लोग अपनाए थे कि रंग भेद के आधार पे वहां पे हर चीजों को चलाए थे। अब आगे हम उसको पढ़ के देखते हैं। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया। देखिए 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोप में व्यापार करने के मकसद से आया जो वहां पे कंपनी, वो दक्षिण अफ्रीका को क्या बना दिया, गुलाम बना दिया। और काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग वहां पे बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ भेदभाव रंग भेद करना शुरू कर दिया। देखिए वहां के जो काली चमड़ी वाले लोगों थे, वहां के लोग को काली चमड़ी वाले लोग कहते थे और वहां के दक्षिण अफ्रीका के लोगों को काली चमड़ी वाली कहते थे और अंग्रेज लोग अपने आप को गोरे लोग कहते थे। जान लीजिए भारत के महात्मा गांधी जी भी जब वहां पर एक भारतीय व्यक्ति का केस लड़ने गए थे तो उनके साथ भी रंग भेद का बहुत बड़ा विभेद हुआ था। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि रंग भेद की नीति के अंतर्गत अश्वेतों पर प्रतिबंध। देखिए जब रंग भेद का जो नीति था तो दक्षिण अफ्रीका का जो मूल निवासी थे, जो वहां के वास्तविक निवासी थे, उनके ऊपर काफी सारा प्रतिबंध डाला गया कि आप यहां नहीं जा सकते। जान लीजिए जो ट्रेन वहां पे था उस ट्रेन का फर्स्ट क्लास AC डब्बा जो था फर्स्ट क्लास में, तो वहां पर केवल किसको जाने का अधिकार था, केवल और केवल अंग्रेज को वहां पर जाने का अधिकार था। तो इससे हमें पता चलता था कि जो अंग्रेज जो है ना हमारे यहाँ पे रंग भेद की नीति अपना रही है। अब यहाँ पर देखिए गोरे की बस्तियों में बसने की इजाजत नहीं थी। गोरे लोगों की बस्तियों में काले लोगों को बसने की इजाजत नहीं थी, इस बातों को जान लीजिएगा। परमिट होने पर
वहां परमिट होने पर ही वहां काम करने जा सकते हैं। जब परमिट आपको मिल जाएगा तो ही आप वहां पे काम करने जा सकते हैं। काले लोग गोरे के लिए आरक्षित स्थानों पर नहीं जा सकते। इसमें गोरे लोगों को गिरजाघर भी सम्मिलित थे। जान लीजिए, दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे जगह थे जो केवल काले लोगों के लिए आरक्षित थे। ठीक है, केवल काले लोगों के लिए आरक्षित थे और वैसे जगहों पे गोरे लोगों को जाना प्रतिबंध था। वैसे जगह पे गोरे लोग साफ नहीं जा सकते थे। अश्वेत को संगठन बनाने और इसके भेदभावपूर्ण विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। जान लीजिए, कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे राजनीति पार्टी ही ऑर्गेनाइजेशन कहलाना हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए काले लोगों को मतलब अधिकार नहीं था और भेदभावपूर्ण व्यवहार पर भी विरोध करने का अधिकार नहीं था। वहां पर यह भी नियम था कि आपके लिए जो भेदभाव किया जाता है तो इसके लिए आप किसी प्रकार का कोई अपील नहीं कर सकते हैं। जान लीजिए, ठीक है, भेदभाव करने का भी अधिकार नहीं था। जान लीजिए, जो लोग उतारना चाहते हैं वो लोग स्क्रीन को देख करके आप लोग उतार सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको पॉइंट लगे उसको उतार सकते हैं। अब जान लेते हैं हम लोग क्या चीजों को। अब जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम कैसे चला था। अब देखिए, यहाँ पे हमारे सामने है दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्रता संग्राम कैसे चला था, तो यहाँ पे देखिए कि जो था दक्षिण अफ्रीका में एक पार्टी था नेशनल कांग्रेस, किन्ने झंडे के तलों पे, मतलब नेशनल कांग्रेस जो वहां पे पॉलिटिकल पार्टी था उसी के झंडे के तलों पे दक्षिण अफ्रीका ने 1950 से ही गोरे लोगों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी। 1950 से जो है ना गोरे लोगों के विरुद्ध आजादी का लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया और आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका को गणराज्य का झंडा लहराया। जान लीजिए, और 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका को भी क्या कर दिए, यानी कि आजाद करवा दिए। ठीक है, और इसमें आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका वहां के नेता नेल्सन मंडेला के ऊपर जाता है। नेल्सन मंडेला, जान लीजिए, ठीक है, और इनके बारे में हमको अभी पढ़ना है क्योंकि ये काफी कष्ट सह करके दक्षिण अफ्रीका को आजाद किए हुए हैं। अब देखिए, यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार स्थानीय लोगों पर अत्याचार करती थी। यूरोपीय जो अल्पसंख्यक गोरे लोगों का जो सरकार था वहां पे स्थानीय काले लोग जो थे वहां के, जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे, उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। दक्षिण अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के नीति वाली सरकार के शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। अभी हम आपको बताए हैं कि आजाद किसने कराए थे, नेल्सन मंडेला ने। अब इन्हीं ने दक्षिण अफ्रीका में आजादी का जंग इन्होंने ही छेड़ा था और दक्षिण अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने झंडे के तलों के विरुद्ध मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल थे। दक्षिण अफ्रीका के जो मजदूर संघ थे वो भी इनका साथ दिए थे और कम्युनिस्ट पार्टी भी इनका साथ दिए थे। अब जान लीजिए, 1994 में चुनाव की घोषणा की गई जिसमें लोकप्रिय नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई। उन्हें स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। जान लीजिए, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। कब? जब 1994 में चुनाव की घोषणा हुई थी। 1994 में जब देश आजाद हुआ तो चुनाव की घोषणा हुई। उस समय दक्षिण अफ्रीका को में सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर आए नेल्सन मंडेला जी। इस बात को याद रखिएगा और आपको जानकारी होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला देश को आजाद कराने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका था। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेल्सन मंडेला के बारे में, तो नेल्सन मंडेला पर बहुत सारा मुकदमा भी हुआ। अब इसको देखिए, नेल्सन मंडेला पे कौन सारा मुकदमा हुआ। नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह के आधार पर मुकदमा चलाया गया कि नेल्सन मंडेला देशद्रोही आदमी है। कैसे? कि क्योंकि वह अंग्रेज का विरोध करते थे। अंग्रेज का जो विरोध किया वो देश विरोधी कहलाने लगे। जान लीजिए क्यों? क्योंकि काले लोगों पर अंग्रेज लोग अत्याचार करते थे, तो इसी को लेकर के नेल्सन मंडेला तो काले लोग थे, तो इसी को लेकर के इन्होंने विरोध उनका करना शुरू किया। जान लीजिए, अंग्रेज का विरोध करना शुरू कर दिया तो अंग्रेज ने इनके ऊपर में जो है देशद्रोह का मुकदमा चलाया। जान लीजिए, जो सबसे कठिन मुकदमा होता है उसमें से एक देशद्रोह का मुकदमा होता है। नेल्सन मंडेला को 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में देश में रंग भेद चलाने वाली शासन व्यवस्था के विरोध करने पर आजीवन कारावास की सजा दी गई। वह 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोवेन द्वीप में जेल में रहे। सबसे भयावह जेल जहां पे काला पानी का सजा दिया जाता था। कौन सी चीज का? काला पानी का। ठीक है, वहां पे काला पानी का सजा बहुत खतरनाक सजा होता था। रोवेन द्वीप में यह जेल स्थित था। ठीक है, उसी जेल में इनको रखा गया था। जान लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के कब रखा गया था?
1964 में रखा गया। 28 वर्षों तक के लिए आजीवन कारावास जो था उस वक्त में 28 वर्षों तक के लिए इनको, मतलब जब तक जिएंगे ऐसे तब तक में इनको जेल के अंदर रखा जाना था। लेकिन काफ़ी विरोध होने के बाद अंग्रेज को यह बात का मतलब ख्याल आया कि चलिए अब इनको आज़ाद कर दिया जाए। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा, नेल्सन मंडेला अपनी आत्मकथा लिखे हुए हैं। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आप लोग जानते हैं कि लॉन्ग का मतलब बड़ा होता है या लंबा होता है, ठीक है, लंबा होता है। वॉक के मतलब चलना होता है, ठीक है, और फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आज़ादी। मतलब क्या चीज़? आज़ादी के लिए लंबी दूरी तय करना, चलना। आज़ादी के लिए हम लोग लंबी दूरी को चलेंगे, यही बात को मतलब आत्मकथा का नाम है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका का संविधान। अब देखिए दक्षिण अफ्रीका का संविधान क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है, जो पुराने और वर्तमान आने वाले समय का दोनों की चर्चा करता है, जो इतिहास जो बीत गया और आने वाले भविष्य दोनों की चिंता करता है, बातें करता है। समझौता के लिए दक्षिण अफ्रीका में एक दूसरे को वादा करते हैं कि हम अपने रंग और भेजी क्रूर दमनकारी इतिहास को दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान यह मान्यता देता है कि हमारे देश में काले लोग हो या गोरे लोग हो, इन दोनों लोगों के लिए कोई भी अलग नियम कानून नहीं होगा। इस बातों को जान लीजिए, ये हमारे दक्षिण अफ्रीका का संविधान में लिखा हुआ है। यह अपने देश के सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों को साझा करने की घोषणा पत्र भी है। वहां के सभी लोगों द्वारा वास्तविक रूप से अर्थों को साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश में पूर्ण रूप से यह सभी का है। ऐसा नहीं है कि स्त्री का कम है और पुरुष का ज्यादा है, श्वेत लोगों का ज्यादा संख्या है तो श्वेत लोगों का ज्यादा हिस्सा है और श्वेत लोगों का कम है। देखिए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों की जनसंख्या ज्यादा है। 2 वर्षों की चर्चा बहस के बाद 1994 तक जिस देश को दुनिया भर में लोकतांत्रिक तौर और तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाने लगा। किस देश को? तो दक्षिण अफ्रीका 1994 में आजाद हुई। 2 वर्ष के बहस के बाद, 2 वर्ष बहस वहां पे हुआ कि आजादी के लिए कैसे क्या नियम कानून लगाया जाएगा, तो जाकर के 1994 में वहां पे आजादी देखने को मिला। संविधान की आवश्यकता जान लीजिए, हम सभी लोगों को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम लोग को संविधान की आवश्यकता क्यों है, इस चीजों को देखिए। तो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करता है। जान लीजिए संविधान जो है लोकतांत्रिक, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का जो है ना नियम कानून भी और उसका दायरा भी तय करता है। नहीं तो जान लीजिए कभी कभी ऐसे भी सरकार चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा ऐसा भी सरकार चुन दिया जाता है जो जनता के लिए लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित नहीं कर पाता है। तो वैसे लोग जो है ना देश में अगर जीत जाएंगे तो वे लोग अत्याचार करेंगे। इसीलिए जो है ना जो है संविधान में क्या बनाया गया है, संविधान बनाया गया है ताकि वैसे लोगों को हटाया भी जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लगा करके। अब आगे बढ़ते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों का अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए देखिए, सरकार के जो अंग हैं उन सभी लोगों का अधिकार क्षेत्र तय किया जाता है। जैसे रक्षा मंत्री है वे रक्षा का कार्य संभालेंगे, वित्त मंत्री है वे देश के अंदर पैसा कौड़ी की मामला संभालेंगे, चाहे देश का विकास करने के बारे में सोचेंगे। जो होम मिनिस्टर है यानी कि जो गृह मंत्री है वे भारत के गृह सीमा को देखभाल करेंगे। जान लीजिए वे देश के अंदर में जो भी गृह के मतलब घर के अंदर में जो भी काम होगा उसको देखभाल करेंगे। सरकार को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग से रोकने के लिए, सरकार अपनी शक्ति का कहीं हो सके कि जनता के ऊपर दुरुपयोग करे, इसको शक्ति से भी रोकने के लिए जो है ना वहां पे देश का कानून बनाया गया, संविधान बनाया गया। नागरिकों को अधिकार सुरक्षित रखने के लिए, नागरिकों का जो अधिकार जो है ना सुरक्षित रखने के लिए यह देश का यह कानून बनाया गया है। अच्छे समाज का संगठन के लिए, समाज में भी अच्छे समाज का संगठन हो सकता है, इसीलिए हमारे कोई भी संविधान का निर्माण किया गया है। ऐसा नहीं दक्षिण अफ्रीका चाहे भारत का। अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रमुख कार्य क्या है, संविधान जो बना है उसका कार्य क्या है? तो साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करना। जो इस देश में, जो किसी देश का संविधान है उस देश में जितने भी लोग रह सकते हैं, रह रहे हैं, उनके बीच में भरोसा और सहयोग को विकास करना। जान लीजिए, स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। और संविधान में यह पूर्ण रूप से यह लिखा हुआ है कि जो सरकार का गठन कैसे होगा, चुनाव प्रक्रिया के द्वारा होगा और किस निर्णय पे किन लोगों को फैसला लिया जाना है। आप लोग जानते हैं फैसला का मतलब होता है जो कोई भी नियम कानून, ठीक है, कोई भी नियम कानून जो बनाना है तो सरकार में कौन लोग फैसला इसको लेकर ले सकते हैं।
सरकार के अधिकारों की सीमा तय करना और नागरिकों का अधिकार बताना। देखिए सरकार को जो है ना सीमा उसका तय करता है कि सरकार कहाँ तक वो अपना काम कर सकती है, केंद्र सरकार कहाँ तक कर सकती है, राज्य सरकार कहाँ तक कर सकती है, कौन नियमों पे, कौन से चीज़ों पे राज्य सरकार अपना नियम बना सकती है, कौन से चीज़ों पे केंद्र सरकार अपना नियम बना सकती है। जान लीजिए हर सरकार को अपना अपना जो है ना नियम और अधिकार तय करता है कौन, हमारा देश का संविधान। अच्छे समाज का गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं का व्यक्त करना, जो एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है उसके लिए लोगों को आकांक्षाओं का भी निर्माण करना संविधान का काम होता है। भारतीय संविधान का निर्माण, अब हम आगे पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, इस चीज़ों को बारे में। तो देखिए भारत जैसे विशाल तथा विविधता से भरे देश में संविधान बनाना आसान नहीं था। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा आ जाता है कि भारत जैसे विशाल तथा विविधता से भरे देश में संविधान बनाना आसान नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारत में जो संविधान बना, तो इसमें भारतीय लोगों के लिए संविधान बनाना आसान नहीं था, क्योंकि अंग्रेज जितने बार भी कानून बनाए इनमें कुछ ना कुछ कमियां रह ही गया। जान लीजिए इस बात को याद रखिएगा कि अंग्रेज 1858 के बाद भी ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए अधिनियम पारित किए, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। तो जान लीजिए जिन भारतीय लोगों को जो भरोसा था कि अंग्रेज हमारे लिए कानून बनाएगा जो हमारे अधिकार के लिए रक्षा करेगा, तो उसी लिए भारतीय संविधान को वो लोग आज जो आत्मा को पूरा नहीं कर सके। इस चीज़ों को जान लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हमारा भारतीय संविधान, इसमें आगे बढ़ते हैं कि देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारा का विभेदिका झेली। आप लोग को पता होगा कि हमारे भारत में जो है ना धर्म के आधार पे बांट दिया गया। हमारे भारत को किस आधार पे बांटा गया? धर्म के आधार पे। जान लीजिए भारत को इसके लेकर के बहुत विभीषिका झेलना पड़ा, क्योंकि हमारे भारतीय लोगों में हिंदू और मुसलमान बता करके अंग्रेज ने दोनों लोगों को अलग अलग बांट दिया गया, जो कि यह काफी भारतीय लोगों के पक्ष में काफी खराब निर्णय था। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारतीय संविधान लिखा था। 1928 में ही भारत का संविधान लिख करके तैयार कर लिया गया था, इस बात को याद रखिएगा। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने मिलकर के हमारे भारत के संविधान लिख करके तैयार कर लिए थे कि हमारा भारत का संविधान कैसा होगा। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिनियम में प्रस्ताव रखा गया कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा, और वे लोग सोच लिए थे कि भारत को आजाद करवा देना है। इसीलिए वे लोग 1931 में जब 1931 में जब कराची में कांग्रेस का जब बैठक हुआ था, तो उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भारत का संविधान जो होगा कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, जान लीजिए। और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इन दोनों ही दस्तावेजों में भारतीय स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों की बात भी कही गई है। मतलब क्या हुआ कि वयस्क मताधिकार 18 साल के बाद के लोग जो वोट डालेंगे, इस बात का भी उसी वक्त 1931 में जो संविधान बना था, हमारे भारत के कांग्रेस के नेता और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर के जो संविधान बनाए थे, उसी में वयस्क मताधिकार की बात कह दिए थे। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, इस देश में जो भी लोग रहेंगे पूर्ण रूप से आजाद रहेंगे और हर लोगों को समान अधिकार रहेगा, तो समानता का भी अधिकार उन्होंने बता दिए थे। अल्पसंख्यक की भी अधिकार की बात कही गई, मतलब जिन लोगों का जनसंख्या कम था वैसे लोगों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। और इस तरह भारतीय संविधान का नींव रखा गया, और भारतीय संविधान का इस प्रकार नींव रखा गया कि ऐसा हमारा भारतीय संविधान होगा। इस तरह से भारतीय संविधान का नींव रखा गया। हालांकि उस समय ब्रिटिश शासन था, तो भारतीय संविधान विशेषज्ञ कुछ नहीं कर सकते थे, और यह नियम को बना करके भी वे लोग इस नियम को पारित नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पे अंग्रेज का शासन चलता था। अंग्रेज के अधीन हम लोग को चलना पड़ता था। जो भी अंग्रेज नियम कानून लगाता था, वही नियम कानून भारत के हर लोगों के लिए सर्वे सर्वा हुआ करता था। धीरे धीरे सभी कार्य सभाओं में भाग लेने का अवसर मिलने लगा। धीरे धीरे जब ये लोग जो है ना, यानी कि जब ये लोग जो है ना पूर्ण रूप से पीछा हटने का नाम नहीं ले रहे थे, तब जाकर के इन लोगों को जो है ना हर बैठक में हर चीज़ों को बैठक करने का इनको अधिकार देने लगा। और अंग्रेज सब यह बात कहने लगा कि चलिए आप लोग हर बैठक में शामिल होइएगा, और वहाँ पे हम लोग के साथ आप अपने लोगों के नियम कानून के बारे में बता सकते हैं कि आपके लोगों के लिए कौन सा नियम कौन सा कानून अच्छा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा,
अब देखिए, भारत के जो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन होने लगा, क्योंकि भारत आज़ादी के कगार पे आ गया था। तो चुने गए 1946 में हमारे देश में एक चुनाव हुआ था, जो कि संपूर्ण भारत में हुआ था। ऐसा नहीं था कि उस समय भारत और पाकिस्तान बट करके हुआ था, संपूर्ण भारत में चुनाव हुआ था। हर नेता लोग चुनाव लड़े थे। तो उसमें जो लोग चुनाव में जीते थे उन लोगों को संविधान बनाने का अधिकार मिला। अंग्रेज भी बोल दिए थे कि चलिए आप लोग अब अपने लिए अच्छे से संविधान बनाइए, ताकि हर लोग का अधिकार की बात कही गई है और अब हम देश आपका छोड़ देंगे। ठीक है, तो चुने गए व्यक्तियों को संविधान नामक विशाल दस्तावेज लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। जो चुने गए जनप्रतिनिधि थे और उनको संविधान नामक विशाल दस्तावेज लिखने का जो काम करती है, जो लोग संविधान लिखने का काम करती है, उन लोगों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? संविधान सभा बोलते हैं। अब देखिए, संविधान सभा, हमारा भारत का संविधान सभा किस प्रकार के थे और उसमें हम लोग को क्या निर्णय लिया गया था? भारतीय संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। भारतीय संविधान सभा को गठन करने के लिए जुलाई 1946 में जो है ना, यानी कि चुनाव हुआ था, जिसमें कि यह निर्णय लिया गया था भारत में संविधान बनेगा और उसके लिए सभा का गठन हो गया था। और कौन कौन लोग उस सभा में सदस्य रहेंगे, इसके लिए 1946 में चुनाव हो गया था। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। डेट क्या था वो अभी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। ठीक है, और दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक हुआ था, जान लीजिए। और उसके बाद इसमें तत्काल देश को दो हिस्सों में बांटा गया और उसके बाद देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। अंग्रेज बोले थे कि अब भारत और पाकिस्तान, जब चुनाव कराया गया था तो हर लोगों को जो जितना मतलब वोट आया था उसके अनुसार से भारत को अलग बना दिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गया, भारत का संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। जितने भी लोग जो संविधान लिखने का काम करने लगे वे लोग भी दो भागों में बट गए। जो भारत के संविधान लिखने वाले जो सदस्य थे उन लोगों का सदस्य का ग्रुप कहलाने लगा भारतीय संविधान सभा। जो पाकिस्तान के संविधान लिखने वाले सदस्य थे उन लोगों का समूह कहलाने लगा पाकिस्तान का संविधान सभा। भारत का संविधान लिखने वाली सदस्य में 299 सदस्य थे। जान लीजिए, भारत के जो संविधान लिखाया गया था उसमें कितने सदस्य? 299 सदस्य थे। और संविधान हमारा लिखाने का कार्य जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे देश में संविधान पूर्ण रूप से लिखाकर लागू हो गया। अब इस बात को याद रखिएगा। अभी हम एक पॉइंट आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, अभी हम एक बात आपको हम बता रहे हैं कि जब हमारा देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का संविधान लिख कर तैयार हो गया। इस संविधान को लिखने में हम लोग का समय जो लगा था आप लोग को पता होगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था हमारे भारत का संविधान लिखने में। और जान लीजिए, और यह जब 26 नवंबर 1949 को लिखा गया था तब हमारे देश में हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। जान लीजिए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्यों लागू हुआ था? तो आपको जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे देश के गणमान्य नेता, कांग्रेस के नेता जो थे, 1931 में लाहौर में इन लोगों का एक बैठक हुआ था। लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, किसका? तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में जान लीजिए उस कहाँ अधिवेशन हुआ था, तो इस बात को याद रखिएगा। लाहौर में रावी नदी है, रावी नदी के तट पे ये अधिवेशन हुआ था। इसी नदी के तट पे 26 जनवरी 1931 को यह अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी को। इसीलिए हमारे भारत के संविधान, और उसी दिन रात को 12 बजे में भारत का झंडा लहराया गया था कि हमारा देश अब आज़ाद होगा। और भारत को मतलब ये तिरंगा 3 रंगों से भरा हुआ झंडा, उसी दिन पहली बार निर्णय लिया गया था कि हमारा भारत का झंडा भी ऐसा होगा। इसीलिए भारत का संविधान जो 26 नवंबर को लिखा गया था फिर भी 2 महीने तक रोक कर रखा गया और 26 जनवरी 1950 को। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर नियम 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। कुछ ऐसे भी अनुच्छेद और कुछ ऐसे भी नियम थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लिखा करके लागू हो गया था। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं
कि इसमें प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो थे, प्रारूप कमेटी जो संविधान लिखा रहा था, उस प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने चर्चा का एक प्रारूप संविधान बनाया जिस पर चर्चा किया जा सके। प्रत्येक धारा पर 2000 से भी ज्यादा संशोधनों पर चर्चा हुई। प्रत्येक धारा, जितने भी धारा बनाया गया संविधान में, उस हर धारा पे 2000 से ज्यादा चर्चा किया गया था। इस बात को याद रखिएगा। 3 वर्षों में, लगभग 3 वर्ष लगे थे, 3 वर्षों में कुल 114 दिन तक गंभीर चर्चा हुआ था और उन चर्चा को रिकॉर्ड भी किया गया। जो चर्चा जितने दिन भी हुआ था, उस चर्चा को कैमरे में और वीडियो क्लिप करके रिकॉर्ड भी किया गया था। उसको संभाल कर रखा गया है कि अगर कोई कानून में छेड़छाड़ होगा, अधिवेशन होगा, अगर संशोधन होगा, तो उस चर्चा पर भी एक बार विचार किया जाएगा। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट के नाम से 12 मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया और उस डिबेट को जो है ना 12 मोटा खंड में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहस से हर प्रावधान के पीछे सोच और तर्क को समझा जा सकता है और इन्हीं बहस के आधार पर हर बहस और तर्क को समझा जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान लागू। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, इसीलिए इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको पता होगा कि आप लोग 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, हमारा संविधान लिखा करके 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को। और हमारा भारत को आज़ादी, हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं कि जब भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। सबसे पहला, संघीय सरकार। संघीय सरकार क्या होता है? तो इस देश में अनेक प्रकार के सरकार होंगे, अनेक प्रकार के सभी सरकार मिलकर के काम करेंगे। कैसे? ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत होगा, ठीक है। ग्राम स्तर के सरकार संभालने के लिए ग्राम पंचायत होगा और जिला प्रखंड स्तर पे सरकार संभालने के लिए प्रखंड सरकार होगा। आप लोगों को पता होगा, प्रखंड सरकार को आप लोग चुनते हैं, लेकिन इसका कोई खास भूमिका होता है, लेकिन प्रखंड में ही भूमिका होता है, इसीलिए आपको नहीं पता होगा। कैसे? कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग अपने लिए एक पंचायत समिति को चुनाव किए होइएगा। पंचायत समिति जान लीजिए, पंचायत समिति का काम होता है कि प्रखंड स्तर के सरकार का कामकाज संभालना। उसका काम क्या होता है? प्रखंड स्तरीय सरकार का। और जिला पार्षद चुने होइएगा, उसका जिला पार्षद का काम होता है जिला स्तर के सरकार का कामकाज संभालना। और विधायक जो होता है हम लोग को, वो राज्य स्तरीय कामकाज को संभालता है। और मेरा सांसद जो होता है, ये सांसद होता है जो हमारा प्रदेश देश के स्तरीय कामकाज को संभालता है। जो कि सांसद अपने मुखिया को चुनता है, उसका नाम है पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री इनके मुखिया होते हैं। और विधायक जो अपना मुखिया चुनता है, उनका नाम है सीएम, यानी कि मुख्यमंत्री, ठीक है। विधायक जो मुखिया चुनते हैं, उनका नाम है सीएम, उनका नाम है मुख्यमंत्री। और जिला स्तरीय सरकार जो अपना मुखिया चुनता है, उनका नाम होता है चेयरमैन, जिला का चेयरमैन, जो जिला परिषद अध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। प्रखंड स्तरीय जो सरकार का मुखिया होता है, उनका नाम होता है प्रखंड का प्रमुख। ग्राम स्तरीय ग्राम पंचायत में जो सरकार होता है, उसका मुखिया का नाम क्या होता है? यानी कि मुखिया, जिसको हम लोग वास्तव में मुखिया बोलते हैं, वो ग्राम पंचायत में ही मुखिया काम करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो संविधान हमारा निर्माण का, जो संविधान में हमारा जो विशेषता है उसके बारे में। संसदात्मक सरकार होगा। संसदात्मक सरकार का मतलब जो संपूर्ण भूमिका, मतलब जो हमारा सरकार का संपूर्ण जो जिम्मेवारी होगा, वो किसमें निहित होगा? सांसद में होगा। प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब बताएंगे कि किसी भी लोगों को जो है ना कोई भी धर्म मानने का अधिकार होगा। मूल अधिकार, हमारे भारत में मूल अधिकार भी दिया गया। और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, हमारे भारत का जो न्यायपालिका होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। ऐसा नहीं कि किसी भी लोगों को ज्यादा मान्यता देगा और किसी लोगों को कम मान्यता देगा, ऐसा नहीं है भारतीय न्यायपालिका में। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी लगाया गया। संविधान संशोधन के बारे में भी उस वक्त ही कह दिया गया कि देश के सर्वोच्च विधायी संस्था, देश में सर्वोच्च विधायी संस्था कौन होते हैं? तो देश में सर्वोच्च विधायी संस्था होते हैं संसद। इस बातों को याद रखिएगा, संसद, ठीक है। और यही संसद के ऊपर में संविधान का जो है ना संशोधन का अधिकार होता है। यही संसद को जो है ना संविधान संशोधन का अधिकार होता है। इस बात को याद रखिएगा। और जान लीजिए, जब भारत का संविधान बना था, तो इसके बारे में एक और चीज जान लीजिएगा कि भारत का जब संविधान बना था,
तो क्या था उस वक्त में जो भारत में जो संविधान बना था उस समय, इस बातों को याद रखिएगा कि उस समय 395 अनुच्छेद था, 395 अनुच्छेद था, ठीक है। जो नियम कानून होता है यह अनुच्छेद उसको नाम से जानते हैं। और 395 अनुच्छेद को 22 भागों में बांटा गया था। कितने भाग थे उस समय? 22 भागों में बांटा गया था, ठीक है। और 8 गो अनुसूची थे। हर नियम कानून बताने वाला कितने अनुसूची थे? 8 अनुसूची थे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो आपको बताते कि हर अनुसूची में क्या क्या अधिकार और क्या क्या नियम कानून दिया गया था। अगर आप लोग इसको जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। जान लीजिए वीडियो लंबा है लेकिन बट बहुत काम के लायक है, इस बातों को याद रखिएगा, ठीक है। तो इस चीजों को जान लीजिए। वर्तमान में हमारे देश में, हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 470 अनुच्छेद है। ये वर्तमान की बात हम कर रहे हैं, ये हमारा वर्तमान की बात है, ठीक है। और ये जब संविधान निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था उस समय का ये नियम है। और वर्तमान में हमारे भारत में कितने अनुच्छेद हैं? 470 अनुच्छेद है और 12 वो अनुसूची है। कितने अनुसूची है? 12 अनुसूची है। और इसको, इस बात को याद रखिएगा। और 25 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 25 भागों में भारत का संविधान जो है ना बांटा गया है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे इस बात को हम लोग आगे बढ़ते हैं कि संविधान का दर्शन अब हम लोग करते हैं। संविधान कैसा है, किस प्रकार का है? संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। संविधान का शुरुआत बुनियादी मूल्य की उद्देशिका के साथ होती है। संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं, जिसे पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। जान लीजिए संविधान का प्रस्तावना हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक, जान लीजिए उसको संविधान की आत्मा भी हम लोग बोलते हैं। उसमें हर उद्देश्य के बारे में उसमें लिखा हुआ है। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जिन मूल्य ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, उसे दिशा निर्देश दिए, जो इस क्रम में जांच परख लिए ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी उन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं उन्हीं के अनुरूप बनी। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला, कौन अच्छा या बुरा है। इनमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। और उसमें भारतीय संविधान की क्या बसती है? आत्मा भी बसती है। अभी हम आपको बताए हैं भारतीय संविधान की आत्मा भी बसती है भारतीय संविधान में, ठीक है। और भारतीय संविधान की आत्मा किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को, इस बात को याद रखिएगा। भारतीय संविधान को दिशा निर्देश देने वाले शब्द, भारतीय संविधान को जो दिशा निर्देश देता है, सबसे पहला पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? नागरिकों को किसी भी धर्म मानने की संपूर्ण स्वतंत्रता है। जान लीजिए कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में है, अगर उसको मर्जी है कि हम इस्लाम धर्म को अपनाएं, चाहे उसको मर्जी है कि हम सिख धर्म को अपनाएं, तो वे लोग अपना सकते हैं। कोई इस्लामिक व्यक्ति है, अगर उसको मर्जी है कि हम हिंदू धर्म को अपनाएं, तो वे लोग भी हिंदू धर्म को अपना सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है कि गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। शासन कौन लोग करेंगे? तो जो प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, जो चुनाव के आधार पर जो जीतेंगे, वही व्यक्ति हमारे यहाँ शासन करेंगे। लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो रहते हैं। सरकार का एक ऐसा रूप होगा जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार होगा। हर लोगों को, ऐसा नहीं कि जो लोग सरकार में होंगे उन्हीं को अधिकार होगा, जो लोग विपक्ष में, हमारे यहाँ विपक्ष की भी भूमिका बहुत असरदार होता है। आप लोग जानते हैं कि जो लोग सरकार बनाने में असफल होते हैं वो लोग अपना भूमिका क्या चीज के रूप में अदा करते हैं? विपक्ष के रूप में। विपक्ष लोगों का काम ही होता है, पहला चैप्टर में विपक्ष की भूमिका को हम अच्छे तरीके से बता चुके हैं। अगर आप लोग पहला चैप्टर को नहीं देखे होइएगा तो प्लेलिस्ट में जाकर के पहला चैप्टर को आप देख लीजिए, जो कि पॉलिटिकल साइंस के नाम से, क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाएगा। अब आगे बढ़िए। समानता, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। समानता दिया गया कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर है, सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया। बंधुता कि हम सब एक ऐसे आचरण का बिहेव करें जिसमें परिवार का ऐसे सदस्य हो जिसमें किसी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम न समझे। बंधुता का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं हो कि गरीब आदमी को नीचा समझे और अमीर आदमी अपने आप को ऊंचा समझे। इसीलिए बंधुता नाम का शब्द जोड़ा गया संविधान में। समता का मतलब हर लोग अपने आप को बराबर समझे, इसीलिए समता लिखा गया, ठीक है। लोकतंत्रात्मक जिसमें सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है, इसीलिए इसमें लोकतंत्रात्मक कहा गया। अब जान लीजिए, अब इस बातों को याद रख लीजिए। ये हमारा संविधान का हमारा दूसरा क्लास 9 का दूसरा का चैप्टर हो गया, भारतीय संविधान, ठीक है।
अब जो है हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। जान लीजिए, अगर आपको यह नोट्स अगर आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो हमारा जो ये नंबर है, हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप लोग, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस पर आप लोग मैसेज हमको कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इस बातों को याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो का हर लोगों को फायदा मिल सके।